हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल चौरसिया कोचिंग क्लास। मैं रामभवन चौरसिया आज आपको अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हिंदी वर्ड विचार के अंतर्गत व्यंजन वर्डों का वर्गीकरण पढ़ाने वाला हूं, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो सभी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे बेसिक, जूनियर, मिडिल, टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, ईटीसी, अपर क्लास का तथा अन्य कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम वर्णाक्षर से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब तक हमको वर्ड का जानकारी नहीं होगा कि कौन सा वर्ड कहाँ से बोला जाता है, मुख के किन अंगों से बोला जाता है, उनको क्या कहा जाता है, तब तक हम हिंदी का जो मुख्य भाषा हमारी है, मातृभाषा है, एक तरह से राष्ट्रभाषा भी है, तो इसके विषय में हम कैसे जान पाएंगे। तो जो वर्ड विचार है, यह हिंदी भाषा रूपी शरीर का एक तरह से रीढ़ की हड्डी है, रज्जू की हड्डी है। जब इसकी मजबूती के बिना हमारा शरीर रूपी लैंग्वेज मातृभाषा हिंदी जो है नहीं मजबूत हो सकती है। तो हमें सर्वप्रथम स्वर और व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण पढ़ना अत्यावश्यक है, और बिना इसके पढ़े हम आगे बढ़ भी नहीं सकते। तो हम आपको व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण आज पढ़ाने वाला हूं। अगर हमारा यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग अवश्य सब्सक्राइब और कमेंट करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, ताकि हमारे सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सदैव मिलता रहे। तो बिना देर किए हम अपना यह वर्ड विचार के अंतर्गत 8वां वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो व्यंजन वर्णों के जो वर्गीकरण किया जाता है, इसके मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। पहला है उच्चारण स्थान के आधार पर और दूसरा है उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। तो उच्चारण स्थान के आधार पर मैं इसके पूर्व के वीडियो में जो हमारा 7वां वीडियो उसको मैं बता चुका हूं, और बहुत ही अच्छा तरीके से बताया हूं। उसका बहुत बढ़िया लाइक और कमेंट भी आया है। और हमारे जो अन्य इसके पूर्व के वीडियो हैं, जैसे मान लीजिए हिंदी भाषा का आदिकालीन इतिहास, उसके बाद पाली भाषा, प्राकृत भाषा, अपभ्रंश भाषा, अवहट्ट भाषा, इसके विषय में भी मैं बहुत ही अच्छा तरीके से बहुत बढ़िया वीडियो बनाया हूँ। और उसके बाद राष्ट्रभाषा, राजभाषा, हिंदी और अन्य भाषा अंग्रेजी के विषय में भी मैं, और उसके जितने भी आर्टिकल और अनुच्छेद हैं, उन सब के विषय में मैं आप सभी को पढ़ा चुका हूँ। तो अगर आप लोग हमारा उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप लोग जो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के वहाँ पर लिंक दिया गया है, उसको आप पढ़ सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो आज हम जो पढ़ाने वाले हैं उच्चारण प्रयत्न के आधार पर, तो इसके मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। यहाँ पर आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। तो पहला है आंतरिक प्रयत्न के आधार पर और दूसरा है बाह्य प्रयत्न के आधार पर। तो आंतरिक प्रयत्न के आधार पर जो मुख्य इसके भाग हैं, उसको मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ, जो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ। इसमें मुख्य रूप से हैं स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ या अर्धस्वर व्यंजन, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, स्पर्शी संघर्षी व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन, लुंठित या प्रकंपित व्यंजन, उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन, अनुनासिक या नासिक व्यंजन। दूसरा है जो बाह्य प्रयत्न के आधार पर है, जिसको मैं आगे की वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ। उसमें है अघोष व्यंजन, घोष व्यंजन, अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत बढ़िया तरीके से मैं इसको पढ़ाने वाला हूँ। जो आप एक बार हमारा वीडियो देख लेंगे तो आपको आजीवन जो है कंठस्थ और अंतस्थ रहेगा। तो हम जो है आपको जो है आगे बताने वाला हूँ आंतरिक प्रयत्न के आधार पर। तो आप यहाँ देख ही सकते हैं कि इसमें लिखा है स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ या अर्धस्वर व्यंजन, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, स्पर्शी संघर्षी व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन, लुंठित या प्रकंपित व्यंजन, उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन, अनुनासिक और नासिक व्यंजन। तो इन सभी का मैं जो है परिभाषा सहित जो है कौन कौन से वर्ड इनके अंतर्गत आते हैं, उसको बहुत ही बढ़िया तरीके से आज मैं पढ़ाने वाला हूँ। आप जब तक पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो इसको आप समझ नहीं पाएंगे। आधा अधूरा ज्ञान और आधा अधूरा वीडियो देखना जो है लाभान्वित नहीं कर सकता है, और सफलता में जो है कुछ कमी रह जाती है। तो आपको मैं आंतरिक प्रयत्न के आधार पर आज जो पढ़ाने वाला हूँ, इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़िए और देखिए।
तो यहाँ देखिए लिखा है उच्चारण प्रयत्न के आधार पर, जो मैं आंतरिक प्रयत्न जिसमें कोष्ठ में डाल दिया हूँ, आंतरिक प्रयत्न के आधार पर आप देखिए। तो पहला है स्पर्श व्यंजन। तो सबसे पहले हमको ये जानना चाहिए कि स्पर्श व्यंजन की परिभाषा क्या है, स्पर्श व्यंजन कहते किसे हैं। तो आइए हम देखते हैं स्पर्श व्यंजन की क्या परिभाषा है, जो मैं बहुत ही सरल शब्दों में और बहुत ही सहज शब्दों में इस परिभाषा को मैं लिखा हूँ। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ का कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ से स्पर्श होता है, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। मतलब कहने का मतलब है जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण जीभ का, मतलब हमारे जीभ का कंठ, तालु, मूर्धा और दंत और ओष्ठ से के स्पर्श से होता है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि जिन व्यंजन वर्णों का जो है उत्पत्ति में जीभ का, हमारे मतलब जीभ का कंठ से, हमारे कंठ से, तालु से, मूर्धा से और दांत से और ओष्ठ से स्पर्श होता है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। मतलब हमारी जो जीभ है, उन जीभ का जब हम जो उच्चारण करते हैं तो जो हमारी जीभ है वो कहाँ कहाँ जो है जाकर टच करती है, कहाँ कहाँ जाकर स्पर्श करती है, और जहाँ जहाँ जाकर स्पर्श करती है, जैसे जब हमारी जीभ कंठ से स्पर्श करती है तो उसे कंठ वर्ग के शब्द कहते हैं। जब हमारे जो है जीभ तालु से स्पर्श करती है तो उसे तालव्य व्यंजन कहते हैं। जब हमारी जीभ मूर्धा से स्पर्श करती है तो मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। और जब हमारी जीभ दांत से स्पर्श करती है तो दंतीय वर्ण कहते हैं। और जब ओष्ठ से हमारी जीभ जो है स्पर्श करती है और उससे जो शब्द उत्पन्न होते हैं, जो वर्ण उत्पन्न होते हैं, तो उनसे ओष्ठ वाले व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो इन सभी को मिला करके एक वर्ग बनता है और उस वर्ग का नाम है स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन इन्हीं को कहते हैं। दूसरे शब्दों में आप यूँ समझिए कि इन व्यंजनों को वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है, क्योंकि ये उच्चारण स्थान की अलग अलग एकता लिए हुए वर्गों में विभक्त हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए, अब ये हमारा शरीर मुख हमारा मुंह है और इससे हमारा जो है श्वास नलिका निकली हुई है। तो सबसे पहले मैं आपको एक सूत्र बताया हूँ, उसको याद आपको होगा, कंता मूदा ओष्ठ। ठीक है, तो कंता से होता है, पहले हमारा कंठ आता है, उसके बाद ता से तालु यहाँ पर आता है, उसके बाद मुंह से मूर्धा यहाँ पर है, उसके बाद ओष्ठ, उसके बाद जो है कंता मूदा, उसके बाद यहाँ पर आपका दांत है, उसके बाद लास्ट में यहाँ पर जो निकला हुआ है हमारा, ये क्या है, ओष्ठ है। तो जब हमारी जो जीभ है, जब किसी शब्द को, किसी वर्ड का जब हम उच्चारण करते हैं, तो जब हमारी जीभ जो है कंठ से स्पर्श करती है तो कंठमूल जो है वर्ग कहलाता है। और जब हमारी जीभ तालु से संपर्क करती है तो उसे तालव्य वर्ण कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। और जब हमारी जीभ जो है मूर्धा से संपर्क करती है और जब कोई शब्द या कोई वर्ण उच्चारण होता है तो मूर्धन्य वर्ण कहलाता है। और जब यही जो है जीभ हमारी दांत से स्पर्श करती है तो उसे दांत या दंतमूल वर्ग या वर्ण कहते हैं। इसी प्रकार जब हमारी जो जीभ है ये ओष्ठ से संपर्क करती है और उससे जो वर्ण उच्चारित होते हैं, उत्पन्न होते हैं, उन्हें हम ओष्ठमूल वर्ण या व्यंजन कहते हैं। तो आपका ये हो गया। तो लेकिन कहने का मतलब यहाँ है कि कंठ से जितने भी वर्ण निकलते हैं उनका एक वर्ग है। जैसे आपका कंठ से जो निकलता है वो क, ख, ग, घ, अंगा है, कंता। उसके बाद तालव्य में आपका आता है। अब आपको एक सूत्र मैं और भी बता दे रहा हूँ जो आपके लिए आसान होगा, उसको मैंने बताया भी है कई बार, कचट तप। इससे आपका सूत्र कभी गलत नहीं होगा और कभी आप गलत बताएंगे भी नहीं। तो इसमें भी देखिए आपका पहले क आता है कचट तप में, और दूसरे में कंता में पहले क आ रहा है। तो कैसे हो गया कंठमूल और कैसे हो गया क ख ग घ अंग। उसके बाद आपका आता है तालु।
तो आपका च वर्ग है। तालु में क्या आएगा? च वर्ग मतलब च छ ज झ इया, च छ ज झ य, ठीक है। उसके बाद ट से आएगा, मूर्धा में आ जाएगा ट ठ ड ढ आड़ा। उसके बाद आपका त में आएगा दांत से त थ द ध न। उसके बाद प से आपका आ जाएगा प फ ब भ म। तो इस प्रकार ये जो है एक वर्ग भी बन रहा है। देखिए इन वर्णों का एक क्या बन रहा है? वर्ग बन रहा है। इस कारण से इनको हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए इन व्यंजनों को वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है, क्योंकि ये उच्चारण स्थान की अलग अलग एकता लिए हुए वर्गों में विभक्त है। जैसे आपका क वर्ग में आपका जो है क ख ग घ अंग, ये जो है क वर्ग के अक्षर हैं। उसी प्रकार जो है कचट तप। तो इसी प्रकार जो पांचों वर्ग हैं इनका एक एक वर्ग है, जिनमें 5-5 अक्षर भी हैं। तो इनको हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। उदाहरण आगे आप देखिए, इनका एक मुख्य पहचान और भी है कि स्पर्श व्यंजन के 5-5 व्यंजनों के 5 वर्ग बनाए गए हैं। उदाहरण जैसे सूत्र कंता मूदा ओष्ठ, मैंने वहाँ आपको चित्र के माध्यम से बनाया, क्योंकि चित्र जो है दिमाग में रहता है, वो कभी भूलता नहीं है। इस नाते चित्र के माध्यम से बताना बहुत ही अच्छा नियम है और अच्छा तरीका, मैनर, मेथड भी है। तो यहाँ मैं जो है एक अच्छा तरीके से बना दिया हूँ। यहाँ देख लीजिए कि स्पर्श व्यंजनों के 5-5 व्यंजनों के 5 वर्ग बनाए गए हैं। देखिए आपका 5 वर्ग क्या है? कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और ओष्ठ, ये आपके 5 वर्ग हैं। और इन पांचों वर्गों में 5-5 अक्षर भी हैं। देखिए क वर्ग में आपका क ख ग घ अंगा, च वर्ग में च छ ज झ इया, ट वर्ग में ट ठ ड ढ अड़ा, त वर्ग में त थ द ध न और प वर्ग में प फ ब भ म है। तो जो मैं आपको इसके पहले जो है सूत्र बताया था उसको मैं यहाँ पर एक तरह से लिख भी दिया हूँ और बना भी दिया हूँ, जिससे आप इसको जल्दी से पकड़ सकें। तो देखिए यहाँ लिखा कंता मूदा ओष्ठ। तो इस प्रकार से आप एक एक वर्ड नीचे लिख दीजिए, कंता मूदा ओष्ठ, ठीक है। और इधर कचट तप से लिख दीजिए क च ट त प। तो हो गया कचट तप। अब इनका जो है इसमें देखिए क है और इसमें भी क है। तो कंठ से आपका जो है क वर्ग में कौन कौन अक्षर आते हैं देख लीजिए, क ख ग घ अंगा। तालु से आपका च वर्ग में आएगा च छ ज झ इया, मूर्धा से ट वर्ग में आपका ट ठ ड ढ अड़ा, और दांत से त वर्ग में आएगा त थ द ध न, और ओष्ठ से आपका प वर्ग में आ जाएगा प फ ब भ म। तो इस प्रकार से यह जो है जो 25 वर्ण हैं ये आपका कौन व्यंजन है? स्पर्शी व्यंजन। कौन है? स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन, दोनों नाम इसका है, ठीक है। तो आपको यह मालूम हो गया होगा कि स्पर्शी व्यंजन में कुल कितने वर्ण हैं? 25 वर्ण हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, और एक वर्ग में भी 5-5 वर्ण हैं। इस नाते इनको हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। दूसरा देखिए, अंतः अस्थ या अर्धस्वर व्यंजन। अंतः अस्थ देखिए जो है हिंदी में विसर्ग और जो है अनुनासिक हलंत, इनका बहुत ही महत्व है। बहुत लोग अंतस्थ जो है यहाँ जो विसर्ग है इसको नहीं लिखते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना होगा। यहाँ है अंतः फिर अस्त है, अंतः अस्त, अंतः अस्त या अर्धस्वर व्यंजन, इसको ध्यान से रखना, याद रखना चाहिए लिखते समय। हिंदी में इनका बहुत ही महत्व होता है। तो यहाँ देखिए इनका और क्या क्या नाम है? अंतः अस्त, अर्धस्वर व्यंजन और ईसत स्पर्श व्यंजन, इनका जो है 3 नाम है। तो इनका जो प्रमुख विशेषता है इसको हम परिभाषा से देखते हैं। तो इसमें देखिए पहला है परिभाषा, इन व्यंजनों के उच्चारण में क्रमशः जीभ, तालु और ओष्ठों का स्पर्श कम होता है, इसलिए इन्हें ईसत व्यंजन कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो ईसत स्पर्श व्यंजन है इनका जो हमारा जीभ है, तालु है, ओष्ठ है, इनका स्पर्श जो है क्रमशः जीभ, तालु और ओष्ठों का स्पर्श कम होता है, इसलिए इन्हें ईसत स्पर्श व्यंजन कहते हैं। दूसरा है, इन व्यंजनों का उच्चारण अवरोध की दृष्टि से स्वर एवं व्यंजनों के बीच का है, अतः इन्हें अर्धस्वर, आधे स्वर एवं आधे व्यंजन या अंतःस्थ अवरोध की दृष्टि से स्वर एवं व्यंजन के बीच की स्थिति न पूरे स्वर न पूरे व्यंजन भी कहा जाता है।
तीसरा यहाँ देखिए आगे, अ व अंतस्थ अर्धस्वर व्यंजन ईसत व्यंजन हैं। अंग्रेजी में इसको वाई और भी कहते हैं। तो यहाँ हम पहले इसका जो परिभाषा है इसको स्पष्ट करते हैं। कहने का मतलब है कि जब यह जो अंतस्थ स्वर और अर्धस्वर व्यंजन हैं, ये जब हम बोलते हैं तो हमारी जो जीभ है और हमारी जो तालु है और हमारे जो ओष्ठ है, इनका जो स्पर्श है बहुत ही कम होता है, तनिक भर होता है, थोड़ा होता है। और थोड़ा को ही और तनिक को और कम को ही संस्कृत भाषा में ईसत कहते हैं। क्या कहते हैं? ईसत कहते हैं। इस कारण इसका एक नाम जो है ईसत स्पर्श व्यंजन भी है। अर्धस्वर कहने का मतलब जो अ और व दोनों स्वर हैं, ये जो है न पूरे व्यंजन हैं और न पूरे स्वर हैं। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो ये आधे स्वर हैं और आधे व्यंजन हैं, क्योंकि इन व्यंजनों का उच्चारण जो होता है अवरोध की दृष्टि से स्वर एवं व्यंजनों का बीच का है। मतलब जब यह और वह दोनों स्वर बोले जाते हैं, दोनों वर्ड बोले जाते हैं, तो ये जो है कुछ जो है भाग स्वर का और कुछ भाग व्यंजन का भी इनमें समाहित होता है, सम्मिलित होता है। तो न ये पूरा स्वर है और न पूरा व्यंजन है, तो इनको जो है अर्ध स्वर व्यंजन कहते हैं। देखिए यहाँ लिखा अर्ध स्वर, यहाँ पर दोनों है। अर्ध माने आधा, स्वर माने स्वर और व्यंजन माने व्यंजन। मतलब ये जो है आधा स्वर भी हैं और आधा व्यंजन भी हैं। तो इस प्रकार से हम जो है जो अर्धस्वर व्यंजन है और अंतस्थ व्यंजन है, या इनको ईसत स्वर स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं, तो ये जो है मुख्य रूप से दो हैं। कौन कौन? यह और वह। अंतस्थ अर्धस्वर व्यंजन, ईसत स्पर्श व्यंजन। अंग्रेजी में इनको याद करने के लिए वाई और वी भी आप जो है अपने दिमाग में या मानचित्रीकरण कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार से आपको अंतस्थ और अर्धस्वर याद रखना चाहिए। उसके बाद तीसरा है उष्म या संघर्षी व्यंजन। तो उष्म या संघर्षी व्यंजन मुख्य रूप से जो है उसमें संघर्षी व्यंजन में मुख्य रूप से स, और ये जो हम जो है मूर्धन्य स इसको कहते हैं, इसको जो है दंती स कहते हैं। और ये है ये बड़ा जो स है इसको हम तालव्य स, और ये जो जिसको हम लोग पेटफरुआ स भी कहते हैं, इसका शुद्ध नाम में मूर्धन्य स्वर है, मूर्धा से निकलता है। और ये जो स है ये दंती स्वर है। और ये है, ये जो चार वर्ण हैं ये जो है उष्म या संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। तो इनका हम परिभाषा देखते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख्य अंगों मतलब मुख के अंगों के परस्पर निकट आने से वायु मार्ग संकीर्ण हो जाता है तथा हवा घर्षण या संघर्ष के साथ निकलती है, वे संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। मतलब जिन वर्णों या जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हमारे जो है मुख के अंग जैसे जीभ, तालु, मूर्धा, ये सारे जो है क्या होते हैं, मतलब आपस में संकीर्ण हो जाते हैं। और उस संकीर्ण होने से जो आवाज़ निकलती है वह भी घर्षण के द्वारा निकलती है, रगड़ कर निकलती है और संघर्ष के द्वारा निकलती है। तो उन्हीं वर्णों को संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जब वह संघर्ष करके जो हमारी सांसें हैं, जब हमारी सांसें जो है हमारे मुख के अंदर जब संकीर्ण के माध्यम से बहुत ही कम हवा पाती हैं और जब उनसे निकलती हैं तो वो संघर्ष करती हैं, और उस संघर्ष के दौरान उनमें जो है उष्मा मतलब जो है गर्मी उत्पन्न होती है या गर्म हवा निकलती है। तो इस नाते इसको हम उष्म व्यंजन भी कहते हैं। तो उष्म और संघर्षी व्यंजन कुल कितने होते हैं? 4 होते हैं। इसको तालव्य से आप याद रख लीजिएगा, इसे मूर्धन्य से और जो है दंती से और है। तो एक बार इसको हम और देखते हैं, इस परिभाषा को जिससे स्पष्ट हो जाए। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख्य अंगों मतलब मुख के अंगों के परस्पर निकट आने से, तो जब हम उन उच्चारण को करते हैं तो जो हमारे तालु मूर्धा है वो क्या होते हैं? सट जाते हैं। और जब सट जाते हैं तो उनकी जो हवा निकलती है, जो वायु निकलती है, जो सांस निकलती है, उसको निकलने का जगह नहीं मिलता है, बहुत कम जगह मिलता है। तो इस प्रकार से वो किसी प्रकार से मुंह से उन अंगों से जब वो बाहर निकलती हैं तो उसमें क्या होता है? संघर्ष होता है, और संघर्ष के द्वारा उसमें उष्मा पैदा होता है, गर्मी पैदा होती है। जब उन शब्दों को हम निकालते हैं, जैसे स, आप बोल कर देखिए, श के आगे हाथ रखिए तो देखिए गर्म हवा निकलती है श। और फिर मूर्धन्य श में देखिए श, फिर देखिए ताले में दंती श में देखिए श।
तो इस प्रकार से जो है ये संघर्ष के दौरान उत्पन्न होती हैं और इस कारण उसमें जो है ऊष्मा उत्पन्न होती है और उस ऊष्मा के कारण हमारे उन सब वर्णों में गर्मी उत्पन्न होती है। तो इस कारण इन वर्णों को हम उष्म या संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। आगे देखिए, चूंकि इन व्यंजनों के उच्चारण में हवा रगड़ के साथ निकलती है और गर्म मतलब उष्म हो जाती है, इसलिए इन्हें उष्म व्यंजन भी कहा जाता है। जो मुख्य रूप से 4 हैं, श, श, ह। तो संकेत में मैंने लिख दिया है कि इसको आपको याद रखिए। ये जो बड़ा स हम लोग कहते हैं तालु से निकलता है, इसे तालव्य स कहते हैं। और ये जो पेटफरुआ स है इसको हम जो है मूर्धन्य स्वर या मूर्धा वर्ण कहते हैं। और ये जो छोटा सा है इसको दांत या दंती वर्ण या व्यंजन कहते हैं। इसके बाद आप चौथा देखिए, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। आप यहाँ पर देखे होंगे उष्म संघर्षी व्यंजन, यहाँ ऊपर देखिए दोनों में थोड़ा अंतर है। यहाँ सिर्फ है उष्म संघर्षी व्यंजन जो 4 प्रकार के होते हैं, स, श, ह। उसके बाद देखिए यहाँ इसमें एक शब्द और जुड़ गया है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। इसमें एक भाग और जुड़ गया है, एक वर्ड एक शब्द जुड़ गया है इसके आगे, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। जो इसके आगे देखिए मैं यहाँ लिखा हूँ BIP, जो बहुत ही जो है परीक्षाओं में टेट, सीटेट, सुपर टेट, TGT, PGT, ETC जो है अपर क्लास और जो है कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन बताइए। तो जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग दे दिएगा, इसमें कहेगा कि आप स्पर्शी संघर्षी व्यंजन को छांटिए। तो इसमें आपका जो है च, छ, ज, झ ये आता है। इनको जो है च वर्ग भी कहा जाता है। च वर्ग के जितने अक्षर हैं मतलब जो 5 अक्षर हैं, च, छ, ज, झ, ये जो है आपको स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी इनको कहा जाता है। और च वर्ग तो है ही। च वर्ग मतलब कचट तप। तो च आ रहा है क, च दूसरे स्थान पे आ रहा है तो कंठ, कंता मतलब ये जो है तालव्य वर्ग, तालव्य जो है वर्ण होते हैं। अब इनका हम परिभाषा देखते हैं। जिन व्यंजनों के बोलने में या उच्चारण में सांस, हवा स्पर्श के साथ कुछ घर्षण मन रगड़ के साथ निकलती है, उन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। मतलब जिन व्यंजनों को बोलने या उच्चारण में हमारी जो सांस है मतलब हमारी जो हवा है स्पर्श के साथ ही साथ कुछ घर्षण के साथ निकलता, स्पर्श तो करती ही है। हमारे मुख के जो अंग हैं जैसे तालु, मूर्धा, कंठ, इसको स्पर्श तो करती है और करने के साथ वो उससे रगड़ करती है, संघर्ष करती है। संघर्ष के साथ जो वर्ण उत्पन्न होते हैं, जो व्यंजन वर्ण उत्पन्न होते हैं, उन्हीं को हम संघर्षी, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। तो ये मुख्य रूप से 5 वर्ण होते हैं जैसे च, छ, ज, झ, ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। क्योंकि वीडियो मुझको शॉर्ट बनाना है, इस नाते जो है मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ। फिर आगे देखिए 5वां है पार्श्विक व्यंजन। तो पार्श्विक व्यंजन में जो है ल है। कौन वर्ण आता है? ल। इनका परिभाषा देखिए, जिन व्यंजनों के उच्चारण में सांस जीभ के दोनों पार्श्व माने अगल बगल से निकलती है, इसलिए इन्हें पार्श्विक व्यंजन कहलाते हैं। मतलब जिन व्यंजनों के उच्चारण में जो हमारी सांस मतलब वायु, प्राण वायु है, वो जीभ के अगल बगल मतलब जैसे हमारी ये जीभ है, ठीक है, तो इसके अगल और बगल मतलब अगल बगल से, पार्श्व मतलब होता है अगल बगल। तो जो हमारी जीभ है, जिन वर्णों के उच्चारण में जो हमारी प्राण वायु, सांस या वायु है, वह जो है ये जीभ के अगल बगल से मतलब पार्श्व से निकलती। पार्श्व जो है संस्कृत शब्द है। पार्श्व का मतलब होता है अगल बगल, मतलब उसके आसपास से निकलती है, इसलिए इन्हें पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। तो यहाँ अगल और बगल से आप में देखिए ल, अगल और बगल में देखिए, अगल में ल और बगल में भी ल आ रहा है लास्ट में। तो इसे आप जान लीजिएगा पार्श्व मतलब क्या होता है, इसका एक माने याद करिएगा। उदाहरण के रूप में मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे आपका ये आपका जीभ है, ठीक है, जीभ है और इसके अगल बगल मतलब ये अगल और बगल से कौन शब्द निकल रहा है? ल निकल रहा है। कौन शब्द निकल रहा है? ल निकल रहा है। तो पार्श्व, ये अगल बगल मतलब जो है यही पार्श्व है। पार्श्व मतलब क्या होता है? अगल बगल, अगल बगल, ठीक है, या आसपास, उसके आस या पास, ठीक है। तो जो अगल बगल से जो वर्ण निकलता है तो इसमें ल देखिए आ रहा है, तो इस ल से आप पकड़ लीजिएगा कि जो पार्श्व व्यंजन होते हैं वो ल है, क्योंकि पार्श्व मतलब होता है अगल बगल। ये संस्कृत शब्द है, तो संस्कृत शब्द से उसका हिंदी में अर्थ निकालेंगे तो होगा अगल और बगल, और अगल और बगल दोनों में देखिए ल ल आ रहा है। तो आप जान जाइएगा पार्श्विक जो व्यंजन है वो उसमें कौन वर्ण आएंगे? ल आएंगे, ठीक है। दूसरा आपको मैं उदाहरण बता रहा हूँ कि हमारी जो सुप्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर जी हैं वो पार्श्व गायिका हैं। कौन गायिका हैं?
पार्श्व गायिका हैं। पार्श्व गायिका का मतलब ये होता है कि वो जो वर्ड बोलती हैं वो उनकी जीभ के अगल बगल से निकलता है। तो लता मंगेशकर जो हमारी जो है पार्श्व गायिका हैं। और लता मंगेशकर में जो पहला वर्ड है ल आ रहा है, तो ल जो है, ल से आप जानिएगा लता मंगेशकर, और ल से जानिएगा पार्श्व गायिका, और ल से जानिएगा कि पार्श्विक व्यंजन में कौन वर्ड आता है, ल आता है। ठीक है, आपको यह कंठस्थ हो गया होगा, अंतस्थ हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका आता है, उसके बाद आता है लुंठित या प्रकंपित व्यंजन। तो लुंठित या प्रकंपित व्यंजन में आपका जो मुख्य वर्ड है र है। कौन है? र है। इसको लुंठित या प्रकंप, जब आप भी र बोलेंगे तो थोड़ा सा घिरघिराता है, जीभ हमारी क्या होती है, घिरघिराता है, मतलब थोड़ा सा रगड़ता है, प्रकंपित होती है, तरंगित होती है। तो लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कभी कभी परीक्षाओं में पूछ देता है कि र जो है कौन वर्ड है, तो इसको हम लुंठित माने कहते हैं। तो इसको हम जो है लुंठित मतलब लुंठित और प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। तो प्रकंपित मतलब प्रकंपन या कंपन के द्वारा जो हमारी व्यंजन वर्ड निकलते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ लुढ़कती या प्रकंपित माने लहराती हुई होती है, वह वर्ड लुंठित या प्रकंपित वर्ड कहलाती है। तो र जो है हमारा लुंठित और प्रकंपित व्यंजन है। तो इससे स्पष्ट हो गया है। एक बार और देख लीजिए कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ लुढ़कती, हमारी क्या जीभ क्या है, लुढ़कती हुई या कंपित हुई या प्रकंपित होती हुई या कंपन उत्पन्न करती है, लहराती हुई जो वर्ड निकलता है जीभ से, वह वर्ड लुंठित या प्रकंपित वर्ड कहलाती है। तो ये हो गया र आपका लुंठित मतलब प्रकंपित व्यंजन है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है सातवां उत्क्षिप्त या द्विगुण या ताड़नजात या द्विस्पृष्ट व्यंजन। ठीक है, तो जो आपका सातवां है जो है उच्चारण प्रयत्न के आधार पर जो है आंतरिक के प्रयत्न के आधार पर, उसमें जो सातवां है वह है उत्क्षिप्त। इसका 4 नाम है। इसको कुछ लोग जो है उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। परीक्षाओं में भी विभिन्न नाम से पूछा जाता है। कभी पूछा जाता है कि ढ और ड़ ये क्या है, ड़ और ढ ये जो है क्या है, कौन व्यंजन है। उत्क्षिप्त व्यंजन कभी पूछ देता है, कभी द्विगुण पूछ देता है, कभी ताड़नजात पूछ देता है, कभी द्विस्पृष्ट व्यंजन भी पूछ देता है। तो इसको हमको जानना चाहिए कि जो द्विगुण व्यंजन है इसके कई गुण हैं, कई नाम हैं। तो इसको जो है हमको याद रखना पड़ेगा। तो इसका एक नाम है उत्क्षिप्त व्यंजन, दूसरा है द्विगुण व्यंजन। 2 अक्षर हैं, इसे याद रखिएगा। 2 अक्षर कौन कौन है, एक सड़क वाला ड़ और एक पढ़ना वाला ड़। सड़क जैसे देखिए सड़क और दूसरा है पढ़ना। इसको याद रखिएगा, ये 2 शब्द, एक सड़क वाला ड़ और एक पढ़ना वाला ड़। ठीक है, तो ये जो है 2 शब्द जो है आपका है, ये जो है 2 अक्षर हैं। इस नाते इन दोनों अक्षरों को द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। याद करने के लिए मैंने बताया है, एक तरह से आपके दिमाग में सेट करने के लिए। दूसरा ताड़नजात। ताड़नजात का जो परिभाषा मैं आपको नीचे दे रहा हूँ। उसके बाद द्विस्पृष्ट व्यंजन भी इसी को कहते हैं, इसका भी एक परिभाषा है। तो पहले देखिए, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ की नोक, हमारे जो जीभ की नोक है को उलटकर मूर्धा को झटक के साथ मतलब ताड़ कर कुछ दूर तक छूकर किया जाता है, वे उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त मतलब बाहर निकालना, उत्क्षिप्त मतलब बाहर निकालना, ताड़ना होता है, फेंकना होता है। एक तरह से उत्क्षिप्त मतलब समझिए फेंकना होता है या ताड़ना होता है। तो जो आपका सड़क वाला ड़ और पढ़ना वाला ड़ है, ये 2 शब्द क्या है, उत्क्षिप्त मतलब ताड़नजात है, ताड़ा गया है, मुंह से बाहर निकाला गया है, फेंका गया है। जिसको परिभाषित रूप में पढ़ा जाए तो इस प्रकार हम लिखेंगे कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ की नोक को उलट कर, जीभ की नोक जो है, जीभ ऐसे है ना, जीभ की नोक को उलट कर, ऐसे उल्ट करके मूर्धा को झटक कर, मूर्धा पर जो हमारी मूर्धा है जो आकाश की तरह ऊपर है, वो मूर्धा को झटक के साथ मतलब ताड़ कर कुछ दूर तक छूकर किया जाता है, वे उत्क्षिप्त कहलाते हैं। ठीक है, तो उत्क्षिप्त व्यंजन का ये परिभाषा है। दूसरा है जीभ को 2 बार स्पर्श करने के कारण, जीभ को कितने बार, ये ऐसा वर्ड है कि जिसको जीभ को 2 बार जो है टच करता, स्पर्श करता है। जीभ को 2 बार स्पर्श करने के कारण इसका एक नाम जो है द्विस्पृष्ट व्यंजन तथा जीभ के मूर्धा पर मारने से उत्पन्न होने के कारण
ताड़न जात व्यंजन भी कहलाता है। तो ताड़न जात में जब आप देखिए ताड़न जात जब लिखेंगे तो ताड़न में ये सड़क वाला ड़य आ रहा है। कौन ड़य आ रहा है? सड़क वाला ड़य। देखिए आ रहा है ना सड़क वाला ड़य। तो ये ताड़न में भी ड़य आ रहा है। तो इसी से जान जाइएगा कि जो ताड़न जात जब शब्द आएगा तो ताड़न जात का परिभाषा इसका कई नाम है, ये जानते हैं। ताड़न जात भी इसको कहते हैं, द्विगुण व्यंजन भी इसे कहते हैं, इसे उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं, इसे जो है द्विस्पृष्ट व्यंजन भी कहते हैं। तो द्विगुण मतलब दो वर्ड, इसमें भी द्वि से दो वर्ड आ रहे हैं, और द्वि इसमें भी आ रहा है, तो दो वर्ड वाले, इसे आप समझ जाइए कि दो वर्ड वाले। और ताड़न में देखिए ड़ है, तो इस ड़ से जान लीजिए कि सड़क वाला ड़ और पढ़ना वाला ड़, ये जो दो हैं इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ये आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ। उत्क्षिप्त मतलब फेंकना, तो जो हमारी जो जीभ का नोक को उलटकर मूर्धा को झटक के साथ मतलब ताड़ कर कुछ दूर तक छूकर किया जाता है, उसे उत्क्षिप्त कहलाते हैं। मतलब हमारी जो जीभ है वो जीभ के नोक को उलट करके मूर्धा को झटक के साथ मतलब ताड़ कर मतलब फेंक कर कुछ दूर तक छूकर किया जाता है, वो उत्क्षिप्त कहलाते हैं। तो इससे आप जान लीजिए, इसके नाम से ही इस वर्ड को आप पहचान लेंगे कि उत्क्षिप्त मतलब फेंकने वाला। तो फेंकने वाला का है, सड़क पर लोग क्या करते हैं? फेंक देते हैं। कोई जो गंदा सामान होता है, तो जो लोग थोड़ा अशिक्षित लोग होते हैं, जैसे केला है और जो है अन्य सामान जो होता है, वो सब क्या करते हैं कि वो लोग जो है अपने घर के जो कूचा करकट है तो वहाँ पर न फेंक करके जो है सड़क पर फेंक देते हैं, जिससे दुर्घटना घट जाती है। ठीक है, तो हमको जो है इसको याद रखना होगा कि सड़क पर हमको नहीं फेंकना चाहिए कोई भी जो है घर का कूड़ा करकट वाला सामान। तो सड़क पर नहीं फेंकना चाहिए। वो सड़क वाला जो है, इस सड़क से आप पकड़ लीजिएगा, सड़क पर नहीं फेंकना चाहिए। तो फेंकना का अर्थ क्या होता है? उत्क्षिप्त होता है। तो सड़क पर जो है नहीं फेंकना चाहिए, तो फेंकना का मतलब उत्क्षिप्त। द्विगुण मतलब दो गुण जो है कि कौन कौन है? दो वर्डों में दो गुण हैं, तो ढ़ और ढ़। ताड़न जात मतलब फेंकना ही होता है, ताड़ना। और द्विस्पृष्ट में इसमें दो वर्ड आते हैं। तो इस प्रकार से ढ और ढ़ जो है आपका उत्क्षिप्त या द्विगुण या ताड़न जात या द्विस्पृष्ट व्यंजन है। तो यहाँ पर आपको देख लीजिए ढ और ढ़, ये सड़क वाला ड़ है, इसको याद रखिएगा, सड़क ये वाला, और ये होता है पढ़ना। ठीक है, ठीक है, दोनों बीच में आया है। पढ़ना, पढ़ना में ढ़ और सड़क में दोनों बीच में है। ताड़न जात, ताड़न में भी ढ़ है। ताड़न जात उत्क्षिप्त माने फेंकना, द्विस्पृष्ट और द्विगुण व्यंजन इसको कहते हैं। उसके बाद ये लास्ट वाला देख लीजिए, लास्ट में है आपका अनुनासिक व्यंजन या नासिक व्यंजन। ठीक है, तो जो अनुनासिक व्यंजन है या उसको एक नाम जो है उसका नासिक व्यंजन भी है। इसमें 5 जो है अक्षर आते हैं, जैसे अंग, अ, ड़, न, म। इसको हम पंचमा अक्षर भी कहते हैं। तो इनका हम परिभाषा पहले पढ़ते हैं। इन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मतलब यहाँ कामा दिया गया है। इन व्यंजनों के उच्चारण में हवा नाक से निकलती। कहाँ से निकलती है? बहुत ही सीधा और आसान परिभाषा है अनुनासिक और नासिक व्यंजन का, कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा, हमारी जो हवा है हमारी नाक से निकलती है, नाक से हवा निकलने के कारण ही ये नासिक अथवा अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। तो इनके जो 5 वर्ड हैं, इनके जो 5 वर्ड हैं ये हैं अंग, अ, ड़, न, म। इसका सूत्र मैंने बनाया है, उस सूत्र को आप याद रखेंगे तो कभी भूलेगा नहीं। अंग अणु नमः, अंग अणु, अणु से ही परमाणु बना है। ठीक है, और परमाणु में क्या होता है? बहुत ही शक्ति होती है। ठीक है, तो हम एक तरह से परमात्मा, जैसे विष्णु भगवान के नाम में भी अणु आया है। जैसे अगर हम विष्णु लिखें विष्णु, तो विष्णु में भी जो है अणु आया है। क्या आया है? अणु आया है। तो इस प्रकार हम विष्णु भगवान का नमस्कार करते हैं, शंकर भगवान का नमस्कार करते हैं और सभी देवताओं का नमस्कार करते हैं। उनमें क्यों नमस्कार करते हैं? क्योंकि उनकी जो शक्ति है अथाह, असीम और अनंत है, इस कारण जो उनका नमस्कार करते हैं। उसी प्रकार जो अणु है, ये अणु जो है बहुत ही शक्तिशाली तत्व है, एलिमेंट है, तो इसका भी हम नमस्कार करते हैं। अणु से ही परमाणु बना, और परमाणु की ताकत आप जानते ही हैं कि कितना ही भयंकर और शक्तिशाली होता है। अगर उसका हम उपयोग करें तो बहुत ही लाभदायक है, लाभकारी है। और अगर इसी अणु और परमाणु का हम जो है विनाशक तत्वों में प्रयोग करें तो ये बहुत ही भयंकर परिणाम देने वाली होती है। तो हम क्यों नहीं इस अणु का नमस्कार करें? तो हमको अणु का नमस्कार करना ही चाहिए। तो अंग अणु नमः, तो ये जो है अंग से आपका अंग आ जाएगा। क्रमबद्ध बनाने के लिए मैंने इसको लिखा है कि क्रमबद्ध जिससे आपको रहे, हमको अंग का जो है अणु का नमस्कार करना, नमः नमस्कार करते हैं।
तो अंग से हो जाएगा अंग, अ से हो जाएगा अ, ड़ से हो जाएगा ड़, ऋ से हो जाएगा ड़, और न से हो जाएगा न, और म से मह। तो अड़ु तो चूँकि इस तरह लिखा जाता है, लेकिन जो है मैं एक ट्रिक बनाया हूँ, इस ट्रिक के माध्यम से आपको मैं याद कराना चाहता हूँ कि जो भी 5 जो है अनुनासिक व्यंजन या नासिक व्यंजन हैं, अनुनासिक भी कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग इसको नासिक व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 5 प्रकार के होते हैं। तो इसको एक सूत्र में याद करने के लिए अंग अड़ु नमः, ठीक है। तो ये अब चूँकि आप देखिए कि ये कहाँ पर हैं पाँचों, तो जैसे हम लिखते हैं क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये जो है कौन है? स्पर्शी व्यंजन। मैं इसके पूर्व में बताया हूँ कि ये कौन वर्ड है? स्पर्शी व्यंजन है। ये 25 वर्ड होते हैं स्पर्शी व्यंजन। तो क वर्ग में तो 5 आते ही आते हैं, लेकिन इसमें एक विशेष बात यह है कि जो लास्ट का जो 5 अक्षर है, इनको जो हम पांचवा अक्षर भी कहते हैं, ये मुख्य रूप से जो इनकी विशेषता है, ये नासिक या अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क ख ग घ अंगा च छ ज ज इया ट ठ ड ढ अड़ा त थ द ध न प फ ब। तो ये लास्ट के जो अंग अ ड़ न म है, तो इसको अंग अड़ु नम है। इसको आप सेट कर सकते हैं, अंग अड़ु नमः, ठीक है। तो ये 5 अक्षर जो है आपके नासिक और अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। अगर हमारा यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे या लगा हो तो आप लोग सब्सक्राइब और करें। आप हमारे वीडियो जब आप देख रहे होंगे तो उसके नीचे जो है एक लाल रंग में सब्सक्राइब लिखा होगा, तो उस सब्सक्राइब बटन को आप जब टच करेंगे तो 3 घंटी दिखाई देगी। तो जो ऊपर की घंटी है उसमें आल लिखा होगा, उस आल की घंटी को जो आप टच करेंगे तो हमारा जो है वीडियो, हमारा जो यूट्यूब चैनल चौरसिया कोचिंग क्लास है वो आप सब्सक्राइब हो जाएंगे। और उसके बाद जो भी हमारा वीडियो बनाएंगे वो आपके पास ऑटोमेटिक रूप से सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग अपना आत्मीय कमेंट अवश्य करें, जिससे हम और भी अच्छा वीडियो बनाने का प्रयत्न करें। धन्यवाद।